कुछ लोगों को यहाँ मस्से होते हैं, गर्दन के स्पेसिफिक साइड में मस्से होते हैं, गर्दन के पीछे मस्से होते हैं, क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को शो करता है ये कंडीशन। तो अगर हमारे साइड में किसी इंसान व्यक्ति को ये मस्से नजर आ रहे हैं तो उसको अपने लिवर की भी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये फैटी लिवर होने का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संकेत देता है। अच्छा, मतलब बीमारियों की वजह से भी मस्से हो सकते हैं? जी, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मस्सा इस जगह से फैलकर इस जगह पे आ सकता है? जनरली आपने उसको देखा होगा, लोगों की आंखों के ऊपर बन जाते हैं। कुछ तरीके के वॉट आपने देखा होंगे कि फूल गोभी की तरह नजर आते हैं, हाँ, ऊपर उभरे हुए। पैरों के तलवे में जो वॉट्स होते हैं। मेरा वो मस्सा किसी और को हो सकता है, यानी मस्से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं? तो एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन क्या मस्सों को घोड़े के बाल से काटना, इंसान के बाल से बांधकर काटना, या मस्सों को जलाना या किसी इंस्ट्रूमेंट से काटना कितना सीरियस हो सकता है? हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले मस्सों का क्या ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर भवेश चंदेला जी, जिनसे हम जानेंगे मस्सों के बारे में कि क्यों मस्से होते हैं और मस्सों को हटाने का होम्योपैथी की दवाइयों से कौन कौन सा ट्रीटमेंट है, ताकि आपके शरीर से और आपके चेहरे से मस्से भी हट जाएं और उन मस्सों का निशान भी ना रहे। और एक अहम बात भी हम आपको बताएंगे कि हमारे शरीर के किस हिस्से में मस्से हैं, यानी आपके चेहरे पर, आपके पूरे शरीर में, आपकी आर्मपिट यानी आपके बगल में, गर्दन में अगर मस्से हैं तो उन अलग अलग मस्सों का अलग अलग तरीके से कैसे होम्योपैथी में इलाज किया जाता है। सर, आपको मेरा प्रणाम और स्वागत है। नमस्कार हिमांशु। सर, मस्से ना अब धीरे धीरे कॉमन प्रॉब्लम होते जा रहे हैं लोगों के, क्योंकि बहुत तेजी से फैलते भी हैं। जी तो मस्सों का कारण क्या है, क्यों लोगों के शरीर पर और उनके चेहरे पर मस्से होते हैं? जी, सबसे पहले तो कि जो मस्सा है, एक हमारी स्किन पे ओवर ग्रोथ है। हाँ जी। जैसे सेल्स की ओवर ग्रोथ हो गई और वो एक ट्यूमर की तरह, छोटे से ट्यूमर की तरह, जो कि एक पिन पॉइंट से लेके एक मटर के दाने के जितना बड़ा ग्रोथ दिखाई दे सकता है। अच्छा। हमारी स्किन से रिलेटेड ही ये ग्रोथ है। और जैसे कि इसका हमने सुना है कि जैसे हम बताते हैं कि ये इसका मेजर कारण क्या है, ये एक वायरल डिजीज है। ये खाली ऐसा नहीं कि स्किन की ग्रोथ हुई और वो बढ़ गई, ये एक कंटेजियस बीमारी है। और इसका जो रूट कॉज है वो वायरस है, जिसमें कि सबसे जो कॉमन नाम सुनने में आता है, सब जानते ही होंगे, जैसे एचपीवी वायरस होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। और एक उसी फैमिली का दूसरा वायरस भी है जिसे हम मोलस्कम कंटेजियसम बोलते हैं। तो ये कुछ एक ही फैमिली के वायरस हैं जो कि इस तरीके की बीमारी को पैदा करने में रोल प्ले करते हैं। मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से मस्से हमारे शरीर पर होते हैं। जी और एक, क्या मस्से, मान लीजिएगा मेरे को कोई मस्सा है, मेरा वो मस्सा किसी और को हो सकता है, यानी मस्से एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकते हैं? जी, जैसे कि मैंने बोला कि एक कंटेजियस बीमारी भी है ये, तो एक इंसान से दूसरे इंसान को भी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन कैसे? एक्चुअली वायरस है, अब वायरस हम नेकेड आई से तो हम देख नहीं सकते। हाँ। लेकिन वायरस टच के थ्रू, हमारे मतलब हवा के थ्रू, किसी भी फॉर्म में एक आदमी को कांटेक्ट के थ्रू एक इंसान से दूसरे इंसान को ट्रांसमिट हो सकता है। लेकिन सर, जैसे एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल तो सकता है, लेकिन मान लीजिए किसी एक इंसान को मस्सा है और उस मस्से से उसने किसी टॉवल से या किसी कपड़े से उसने मुंह पोंछा और उसको किसी और ने यूज कर लिया, जी, इस कंडीशन में होंगे? या अगर उसके मस्से पे कोई कट लगा है, वही ब्लड या वही फ्लूइड किसी और के लगा, तब होंगे? जी, जी, नहीं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली ये ऐसा नहीं कि हमारे, अगर हमारा बॉड्स को हमने टच कर दिया या इन्फेक्टेड इंसान की स्किन को टच कर दिया तो ये दूसरे इंसान संक्रमित हो जाएगा इससे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये छूने से इस तरीके से नहीं फैलता है। लेकिन इसमें स्टडीज हैं जो बताती हैं कि अगर हम उस पर्सन के कांटेक्ट में रहें तो कुछ लोगों में ये ट्रांसमिट हो जाता है। जनरली उन्हीं में है जिनकी इम्यूनिटी शायद थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो, कोई अंडरलाइन कंडीशन रही हो, जैसे बीपी हो, हाई बीपी, हाई शुगर हो, या अन्य कोई ऑटोइम्यून कंडीशन हो, या ना भी हो, पर अगर इम्यून सिस्टम दूसरे का थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज है तो ज्यादा चांसेस हैं कि वो दूसरे आदमी से इस संक्रमण को पकड़ सकता है। और मान लीजिए किसी इंसान के मस्से पे कोई कट लग गया है जी, और मैंने उससे टॉवल से पोंछ लिया, जी, उसी के यूज करे, तो मेरे को हो सकता है? ऐसी कोई अभी तक कोई क्या बोलते कंप्लीट थ्योरी नहीं है सामने आई है। हाँ। कि मैंने जैसे बोला कि टच करने से कोई फैलने का उसका कोई डायरेक्ट कोई रिलेशन अभी प्रूव नहीं हो पाया है। लेकिन माना गया है कि ये संक्रमित है। और वायरस जब ट्रांसफर होगा, वायरस आपकी स्किन में आ जाए, तभी आप इससे प्रभावित हो पाएंगे। और जैसे जो लोग सलून्स पे जाते हैं, तो सलून्स में सर जब उनके रेजर लगाया जाता है या ट्रिमिंग की मशीन लगाई जाती है, तो कई लोगों के क्या होता है, ब्लड भी निकलता है। तो सेम चीज अगर मस्सा कटे और
उसी सैलून में जाके कोई और भी उसी जो कहते हैं उसका जो गैजेट है, चाहे वो कोई सा भी हो या वहां का टॉवल हो, जी वो यूज करे, तो क्योंकि वहां होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि वो ब्लड से ट्रांसफर हो रहा है। नहीं, ये ब्लड ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट होने वाली डिजीज नहीं है। अच्छा, इसके लिए वायरस ही आपकी बॉडी में आना पड़ेगा, स्किन में आना पड़ेगा, स्किन पर आना। तभी ही आप दूसरा आदमी एक दूसरे आदमी से संक्रमित हो सकता है। तो वो वायरस कैसे आ सकता है? हमारी प्रॉपर स्किन के ऊपर आएगा या हमारे ब्लड में आएगा? जी एक्चुअली क्या है, ये जो वायरस एचपीवी वायरस है, ये हमारी स्किन पे ही रहता है, अच्छा, ये ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है। तो खाली स्किन पे ही वायरस का कंटेजियस जो इफेक्ट है रहता है। तो इसका माना गया है वायरस किसी भी दूसरा आदमी अगर थोड़ा भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज रहे या नहीं भी है तो भी ये संक्रमण पैदा कर सकता है। वायरस का ट्रांसफर होना जरूरी है, लेकिन कि मस्से को हमने छू दिया या कट लग गया तो उसकी कोई अभी प्रॉपर थ्योरी नहीं है कि इस छूने से फैल जाएगा किसी को। और ये मतलब हमारी स्किन पर ही रहता है? जी। स्किन की लेयर्स में क्या ऊपर से नीचे मल्टीपल लेयर्स में जा सकता है? ये खाली, हाँ, ये हमारी स्किन में ही सरवाइव करता है, ये हमारी ब्लड स्ट्रीम में नहीं जाता है। जी। तो स्किन की मल्टीपल लेयर्स में नीचे तक जा सकता है? हाँ, जा सकता है। तो सर इसमें मतलब इतना प्रॉब्लमेटिक ये होता है, तो आप मेरे को ये भी बताइए कि जैसे हमको तो ये पता है कि मस्सा है, हमें ये नहीं पता है कि किस टाइप का मस्सा है। जी तो क्या मस्सों के भी टाइप्स होते हैं और वो कौन कौन से टाइप्स होते हैं? जी जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें ये जानना चाहिए, नॉन कैंसरस बेनाइन ग्रोथ है, हाँ। ये कैंसर नहीं है। और एक ये वायरल डिजीज है जो कि कंटेजियस है, एक इंसान से दूसरे इंसान को या बिना किसी कांटेक्ट में आए भी वायरस तो हवा के थ्रू भी फैल सकता है। तो ये कहीं भी इंडियंस में, साउथ एशियंस में और खासकर इंडियंस में काफी लोगों में इसकी संक्रमण पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा जो है आपने पूछा इसके टाइप्स कितने तरीके होते हैं। चाहे एक ही वायरस कर रहा हो बीमारी को पैदा, लेकिन अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट होती है बीमारी। वायरस एक ही होगा लेकिन अलग अलग टाइप का मस्सा हो सकता है। अलग अलग टाइप का मस्सा वो पैदा कर सकता है। जैसे कि जो हमने कॉमन देखा होगा आपने, लोगों के माथे पे हो जाता है, हाथ पैरों पे फ्लैट वॉट्स होते हैं। अब उसमें बहुत बार लगता है कि वो स्किन टैग है या वॉट है, तो इसमें हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो लगता फ्लैट है लेकिन वो स्किन टैग की तरह नजर आ सकता है, लेकिन होता वो एक फ्लैट वॉट ही है। अच्छा। ठीक है, जो कि एचपीवी द्वारा संक्रमण से पैदा हुआ है। कुछ तरीके के वॉट आपने देखे होंगे कि फूल गोभी की तरह नजर आते हैं, हाँ, ऊपर उभरे हुए पेडंकुलेटेड एंड कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। जनरली ये वाले जो इस तरीके के जो वॉट्स होते हैं उनको हम कॉन्डाइलोमेटा भी बोलते हैं, एक टर्म दी गई है कॉन्डाइलोमेटा। और जनरली ये हमारे जेनाइटल एरिया में, चाहे मेल जेनाइटल हो, फीमेल जेनाइटल एरिया हो या एनल रीजन हो, वहां पे कॉमनली पाए गए और बहुत ज्यादा संक्रमण पैदा करते हैं, जनरली थ्रू सेक्सुअल ट्रांसमिशन। अब हो गए एक तरीके के, अन्य तरीके के जो वो वॉट हैं जिसको हम फिलीफॉर्म वॉट बोलते हैं, जो कि जैसे हम पेंट ब्रश करते हैं ना, पेंट ब्रश या झाड़ू, उस तरीके के उसमें छोटे छोटे पेडेंकल निकले होते हैं और ब्रश की तरह नजर आता है। जनरली आपने उसको देखा होगा, लोगों की आंखों के ऊपर बन जाते हैं। हाँ, आंखों के पास। तो वो ब्रश की तरह दिखने में लगते हैं, पेंट ब्रश की तरह। तो वो वायरस एक ही है लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन थोड़ा डिफरेंट है। अब कुछ वॉट्स होते हैं कि वो जैसे कि फ्लैट भी हैं लेकिन उसमें अंदर चेंजेस आ रखे हैं, वो हाइपोट्रोफी जैसे दिखते हैं स्किन में। उसका जो कॉमन रीजन है, जैसे हम अपने पैरों के तलवे का एग्जांपल लें, पैरों के तलवे में जो वॉट्स होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि पैरों में दर्द चल रहा है बड़े टाइम से और कॉर्न हो गया है हमको, पर एक्चुअली जब हम उसको ढंग से फिजिकली हम आइडेंटिफाई करते हैं, पूरा डायग्नोस करते हैं, तो जनरली उसमें पाया जाता है कि अगर ये वॉट्स है तो ये हाइपोट्रोफी वॉट होता है, जिसको प्लेंटर रीजन में ही बनता है हमारे। ठीक है, पैर के तलवों में फ्लैट वॉट होता है लेकिन हाइपोट्रोफी हो जाती है स्किन की, जो कि कॉर्न की तरह दिखाई देता है, पर कॉर्न ना होते हुए वो एक वॉट की ही फॉर्म है जो कि पेनफुल कंडीशन पैदा करता है। जैसे हमने पंजे पे प्रेशर डाला, वॉट अगर दबा तो वो काफी दर्द पैदा करता है। जी, तो ये कुछ कॉमन तरीके के वॉट के फॉर्म है जो जनरली काफी लोगों में पाए जाते हैं। मस्से हमारे शरीर में बहुत जगह है जी, लोग अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन क्या मस्सों को घोड़े के बाल से काटना, इंसान के बाल से बांध कर काटना, या मस्सों को जलाना या किसी इंस्ट्रूमेंट से काटना कितना सीरियस हो सकता है? जी बिल्कुल। जैसे कि हम बीइंग अ होम्योपैथिक फिजिशियन, हमारा जो टारगेट है, और खाली होम्योपैथिक साइंस ही ऐसी साइंस है जो कि खाली मेडिसिन के थ्रू इसको ट्रीट करने की बात करती है। बाकी अदर साइंसेज में इसको कॉटराइज करके, लेजर के थ्रू डैमेज करके, या कोई केमिकल अप्लाई करके, या जो आपने बोला उन तरीकों से भी कट करके रिमूव करने की जो पद्धति है वो अपनाई जाती है। लेकिन एक्चुअली हमारा जो इसमें जितने भी पेशेंट हमारे पास आते हैं, हम उनको पहली चीज जो प्रिकॉशन में बोलते हैं, खाली यही सलाह देते हैं कि इस पे किसी भी तरीके की कोई इंजरी ना करी जाए, और हर तरीके के
इरिटेशन से इन वॉल्व्स को बचाया जाए। ठीक है, पहला हमारा प्रिकॉशन यही होता है, मतलब एक्सटर्नली उस मस्से को ना छेड़ा जाए किसी भी बिल्कुल तरह से। एक्सटर्नली ना छेड़ा जाए कि मस्से में कोई तरीके की इंजरी पैदा ना हो, क्योंकि अगर मस्से को हम जितनी बार हम काटने की कोशिश करेंगे, किसी भी तरीके से हटाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, वायरस एक्टिव फॉर्म में आता है और वो कुछ समय के लिए तो क्लियर हो सकता है, और कुछ समय के बाद आप देखेंगे वो और मल्टीप्लाइड फॉर्म में काफी सारे मस्से उसी जगह पे और अन्य स्थानों पे भी पैदा हो जाते हैं। और यही नहीं, इसमें जैसे जब आपने उसको कॉटराइज करा तो आपने एक परमानेंट स्कार छोड़ दिया वहां पे, जो कि हटाना फिर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है, या काफी मुश्किल रहता है। कुछ कुछ केसेस में हट भी जाता है, हाँ लेकिन जी। काफी मुश्किल से हटता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन द्वारा जब वायरस हम मेडिसिन दे के हम डीएक्टिव फॉर्म में ले आते हैं, जैसे स्किन से वो हट जाता है पेशेंट के, तो जो मस्से हैं वो तो गायब होते ही हैं, लेकिन कोई भी स्कार टिश्यू हमारे उनके पेशेंट की स्किन पे नहीं रहता है। अच्छा, वो मस्सों से भी परमानेंटली फ्री हो जाता है बिना किसी स्कार की चिंता करे। तो सर क्या मान लीजिए किसी इंसान के शरीर में मस्सा है, उस मस्से को हमने देखा है कई बार कोई इंसान मस्सा काटता है, काटने के बाद उसका फ्लूइड किसी और जगह पे लगता है, वहां भी मस्सा हो जाता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक मस्सा इस जगह से फैलकर इस जगह पे आ सकता है? जैसे हमने बात करी कि एचपीवी का, अगर मस्से पे कोई ब्लड निकल रहा है, हाँ। कोई कुछ भी, अगर हम उसका पार्ट टच कर दें दूसरे एरिया पे, तो वो स्प्रेड नहीं होता है। लेकिन एक स्पेसिफिक प्रजाति का एक वायरस है इसी फैमिली का, जिसे हम मोलेस्कियम कंटेजियसम बोलते हैं। जनरली ये जो वायरस है बच्चों को प्रभावित ज्यादा करता है। अच्छा। बड़ों में भी कुछ केसेस मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चों में ये इसके द्वारा पैदा किए हुए मस्से जो होते हैं मिलते हैं। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को चेहरे पे छोटे छोटे पानी भरे हुए वॉट्स नजर आते हैं, वॉट्स की तरह, मतलब बहुत बार वो मुहासे की फॉर्म में भी दिखते हैं। हाँ। जैसे पानी भर गया हो किसी एक मुहासे के अंदर, पर वो एक्चुअली वॉट्स ही होते हैं, इस वायरस के द्वारा पैदा किए जाते हैं। और उस वाले केस में ही खाली, जब अगर वो पानी, अगर वो मस्सा फूट गया किसी भी तरीके प्रकार से, बच्चे ने उसको खुरेच दिया या हटाने की कोशिश करी और वो पानी निकल गया उसमें से, वो स्किन के जिस एरिया में भी टच होगा तो वहीं पे दूसरा मस्सा निकलने का प्रोबेबिलिटी बड़ी बढ़ जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक केस है इस मोलस्कम कंटेजियस वायरस का, जिसमें कि मस्से कंटेजियस तो होते ही हैं, लेकिन अगर उसका फ्लूइड भी दूसरी जगह टच हो जाए तो वहां भी वो नए मस्से पैदा कर देता है। सर आपने कहा था ना कि हमारे शरीर के अलग अलग हिस्से में मस्से होते हैं। जी हमने बहुत कॉमन देखा है कि कई लोगों के ना आर्मपिट पे मस्से होते हैं, जी या जैसे आपने बताया आंख के ऊपर जी वो मस्से होते हैं थोड़े लंबे लंबे से, जी ये ऐसा लगता है कि हमारी खाल बाहर को आ गई है। जी जी वो मस्से क्यों होते हैं? और वो मैंने बहुत कॉमन देखे हैं, और उस मस्से को काटने के बाद दूसरी जगह मस्से होने लगते हैं। ये भी आपने बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपने रेज करा है। क्योंकि हम मस्से तो अलग अलग तरीके के हमने डिस्कस कर ही लिया है, लेकिन जितने भी ये वार्ड्स हैं इनकी लोकेशन भी डिफाइन करती है, कि इनकी कैटेगरी तो डिफाइन कर ही रही है, लेकिन ये दूसरी अन्य बीमारियों का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग संकेत हमें दिखाती है। अच्छा, मतलब बीमारियों की वजह से भी मस्से हो सकते हैं? जी बिल्कुल, ये कोई दूसरी बीमारी का भी संकेत शो कर सकता है। अच्छा। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे आपने शुरू में मेरे से अभी पूछा कि लोगों के बगल में, जिसे हम एक्जिला बोलते हैं, कुछ लोगों को यहाँ मस्से होते हैं, गर्दन के स्पेसिफिक साइड में मस्से होते हैं, गर्दन के पीछे मस्से होते हैं। तो ये मस्से जो इनको ट्रीट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है इसे ट्रीट करना। क्यों होता है? क्योंकि ये एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम को शो करता है, ये कंडीशन स्पेसिफिकली आपके एक्जिला के वार्ड एंड साइड ऑफ नेक, नॉट इन फ्रंट ऑफ नेक, साइड एंड बैक ऑफ नेक के जो वार्ड्स होते हैं, और जनरली आपने देखा होगा पेडुंकुलेटेड कॉलीफ्लावर टाइप थोड़ा सा होता है इनमें। हाँ। तो ये उभरे हुए दिखते हैं। तो ये जो वार्ड्स हैं, ये एक एक गंभीर समस्या ही बोल सकते हैं इसे हम, जो आजकल बड़ी कॉमन होती जा रही है, एक मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जिस भी इंसान को, अगर अडल्ट को आपको, या यंग एज में भी किसी को अगर हमें नजर आ रहे हैं, तो उस इंसान को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अच्छा। जिससे कि उस पेशेंट को प्री डायबिटिक स्टेज हो सकती है, मतलब बहुत ही जल्दी डायबिटीज बनने की संभावना हो सकती है। हाई कोलेस्ट्रॉल से प्रभावित हो सकता है वो व्यक्ति, या फिर उसको थायराइड होने के भी चांसेस हो सकते हैं कम समय के अंदर। तो एक इंडिकेटर का काम करते हैं ये वाले मस्से। और ये यहाँ तक कि हमारी लिवर हेल्थ को भी शो करता है। जब हमने मेटाबॉलिक सिंड्रोम की बात कही, तो हमारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करने में हमारा जो पावर हाउस है, जिसको हम लिवर बोलते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हमारे साइड में किसी व्यक्ति को ये मस्से नजर आ रहे हैं, तो उसको अपने लिवर की भी जांच करवानी चाहिए, क्योंकि ये फैटी लिवर होने का भी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग संकेत देता है। अच्छा, क्योंकि सारा मेटाबॉलिज्म तो हमारे लीवर से ही कंट्रोल हो रहा है। लिवर गड़बड़ है तो बाकी जो बीमारियां मैंने बताई, हाई शुगर लेवल, हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी या थायराइड,
तो लिवर के फैटी होने के बाद ही उनके होने की संभावना ज्यादा बन जाती है। अच्छा। तो एक बहुत अच्छा ये सवाल आपने रेज करा, और ये हम अपने दर्शकों को भी बताना चाह रहे हैं, ये एक अच्छा एजुकेशन के लिए, कि अगर किसी व्यक्ति को अगर साइड में और एक्जिला में मस्से हैं और वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं लंबे समय तक, तो उनको अपनी एक जनरल बॉडी चेकअप जरूर कराना चाहिए और अपने आप को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना चाहिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम से। मतलब अगर आपके गर्दन के इस हिस्से में और या इस हिस्से में मस्से हैं और वो तो आप ठीक नहीं हो पा रहे हैं काफी हाँ, समय तो अपनी बॉडी का चेकअप कराएं और लीवर की जांच जरूर कराएं। लीवर की जांच जरूर कराएं। अब रहा दूसरे हिस्सों का सवाल, हाँ। जैसे कि आपने आंख की बात करी, अगर किसी व्यक्ति के आंखों के आसपास हमें मस्से दिखने लग गए और काफी मात्रा में और तेजी से बढ़ने लग रहे हैं, तो भी हमारा एक पहला जो काम रहता है वो भी एक सिंड्रोम का ही साइन होता है। नॉर्मल मस्से भी हो सकते हैं, हाँ। लेकिन फिर भी हमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है कि उस व्यक्ति को हाई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हाई होने की संभावना भी बढ़ जाती है जब आंखों के आसपास खूब सारे मस्से बढ़ने लग जाते हैं एकदम। क्योंकि सर मेरे आज से 5 या 6 साल पहले यहाँ मस्सा हुआ था आंख के पास। अब वही जो मैं बता रहा हूँ, लंबा सा हमें लगता है स्किन है हमारी, तो शायद वो नॉर्मल मस्सा था क्योंकि मैंने उसे खुद ही काटा था। अच्छा। उसके बाद वो कहीं नहीं हुआ। तो शायद वो मैंने उस टाइम पे गलती की थी क्योंकि पता नहीं था। अगर वो नॉर्मल नहीं होता तो शायद और जगह हो जाता। हाँ, और जगह स्प्रेड हो जाता है, बिल्कुल जी। तो सर इसमें एक चीज जैसा आपने बताया ना, अलग अलग पार्ट्स में मस्से होते हैं, तो लोगों के जेनाइटल एरिया या प्राइवेट पार्ट्स में भी मस्से होते हैं। आपने बताया इस एरिया में मस्से है, गर्दन के पास है, चेहरे पर है या शरीर के और अंगों पर है। जी। हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाले मस्सों का क्या ट्रीटमेंट भी अलग अलग होता है? जी बिल्कुल, इसमें क्योंकि उनका मैनिफेस्टेशन, उनका कारण एक ही है, तो कुछ कॉमन दवाइयां जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, या प्रॉपर कुछ कॉमन जो जनरल स्पेसिफिक दवाइयां हैं मस्सों के लिए, वो तो दी जाएगी, लेकिन साथ में हमें जो अंडरलाइंग कंडीशन है उसको भी ट्रीट करना उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम अंडरलाइंग कंडीशन को साथ में ट्रीट करेंगे और वॉट्स को भी, वायरस को भी हम डील करेंगे साथ में, तो बहुत ही कम समय में अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। अच्छा, तो सर इसका मतलब हर कौन से बॉडी के पार्ट पे मस्सा है उसके लिए दवाइयां भी अलग अलग होती है? बिल्कुल, कुछ दवाइयां डिफरेंट हो जाती हैं। हाँ। जो पेशेंट टू पेशेंट और अकॉर्डिंग टू लोकेशन ऑफ वार्ड्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सर अगर मैं इन जनरल पूछना चाहूँ, होम्योपैथी में कितनी दवाइयां होती है केवल और केवल मस्सों के ट्रीटमेंट के लिए? जैसे हम बोलते हैं कि होम्योपैथी एक प्रॉपर होलिस्टिक साइंस है, हाँ। तो हम मतलब होलिस्टिक सिम्टम लेके भी चलते हैं पेशेंट का, लेकिन एक्चुअली इसमें भी एक क्लास ऑफ ट्रीटमेंट है जिसमें कि स्पेसिफिक डिजीज डायग्नोसिस पे भी दवा दी जाती है। तो जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड मेडिसिन जो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, और कुछ स्पेसिफिक डिजीज रिलेटेड मेडिसिन जो भी काफी मात्रा में है, कम से कम 150 से 200 मेडिसिन ही केवल मस्से के लिए दी जाती है। ये मैंने क्वेश्चन आपसे इसलिए भी पूछा ना, क्योंकि जब लोग वीडियो देखते हैं स्पेशली होम्योपैथी की, तो लोग कहते हैं नहीं हमें डायरेक्ट दवाई बताओ। अब मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि आप खुद सोचिए, 150 या 200 से ज्यादा मेडिसिन केवल मस्सों के इलाज के लिए है। तो आप बताइए आपके शरीर पर कौन सी मेडिसिन लगेगी, या आप डिसाइड ही नहीं कर सकते? एक्चुअली इसमें आपने जो क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सबसे पहले तो पेशेंट आइडेंटिफाई करें कि उसको मस्सा कहाँ पे है, कौन सा है, ये एक कम्बरसम टास्क है। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि आप एक स्किन टैग है आपको या फ्लैट वॉट है, उसमें ही कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ स्पेशलिस्ट और डॉक्टर का ही रोल आता है कि वो आइडेंटिफाई करे, डायग्नोसिस करे प्रॉपर, और फिर आपका जो मैं जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात कर रहा हूँ कि कोई अंडरलाइंग अदर कंडीशंस तो आप फेस नहीं कर रहे हैं कि आप दवा ले जा रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट होते हैं मेरे पास जब आते हैं दिखाने, वो बोलते हैं कि हम तो थूजा ले रहे हैं इतने सालों से, सालों से भी लेते हैं कुछ, कि हमारे तो कुछ असर ही नहीं पड़ा मस्से में। तो वो इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आपने उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस नहीं करवाया है, आपने प्रॉपर फिजिशियन से कंसल्ट नहीं करा है, प्रॉपर होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट नहीं करा है, ताकि वो आपके मस्से का कैरेक्टर तो पहचाने ही पूरा, साथ साथ कोई अंडरलाइन कंडीशन मेटाबॉलिक आप सिंड्रोम तो से तो ग्रसित नहीं है कि उसको भी आप फेस करें। दोनों को ट्रीट करेंगे तब आपको सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेगा। आप रैंडमली कोई भी दवा खा के उसे क्योर नहीं कर सकते हैं कंडीशन, चाहे आप कितने भी टाइम तक खाएं। टाइम खिलाएंगे आपको, हो सकता है कि उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट आ जाए। और एक सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जैसे लोग बोलते हैं होम्योपैथी का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो होम्योपैथी की जिन बुक्स है उसमें होम्योपैथी मेडिसिन का प्रॉपर मेडिसिन के बारे में तो बताया है, लेकिन उसमें बताया है कि किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट भी होता है और उस मेडिसिन का एंटीडोट क्या है। तो इसका मतलब होम्योपैथी मेडिसिन साइड इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल, जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ है कि एवरीथिंग तो मेडिसिन हमारी एक्शन कर रही है, एक्ट कर रही है, तो उसका कुछ ना कुछ एग्रेवेशन भी हो सकता है। लेकिन होम्योपैथिक मेडिसिन का फायदा क्या है, लो डोज में, लो पोटेंसी में दी जाती है। तो और डॉक्टर फिजिशियन का काम क्या है, वो पूरा प्रॉपर ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसी प्रॉपर मेडिसिन प्रॉपर डोजेज के साथ पेशेंट को डिलीवर करेगा
कि जो उसका जो एग्रावेशन है वो मिनिमम लेवल पे आ जाए, ताकि पेशेंट को कोई हार्म ना हो और प्रॉपर क्योर की तरफ पेशेंट जा सके। और अगर बाई चांस किसी इंसान को होम्योपैथी दवाई का कोई साइड इफेक्ट होता है तो शायद हर दवाई का एक अलग एंटीडोट है, यानी एक एंटीडोट हर दवाई पे काम नहीं करता। बिल्कुल, उसमें भी डिफरेंस आ जाता है काफी अलग। इसलिए डॉक्टर से दवाई लेना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन इसमें भी हम जैसे कुछ कॉमन दवाइयां हैं जो बड़ी प्रचलित हैं, तो मस्से के लिए। मस्से के लिए, हाँ जी। तो उस पे भी हमें पेशेंट को लोगों को गाइड करना जरूरी हाँ है। मतलब मैं आपसे भी ये बताइए कि कौन सी कॉमन दवाई है जी जो लोग ले सकते हैं जी और लेते हुए गलतियां भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसमें जैसे अभी मैंने थूजा की बात करी। हाँ। अब थूजा, अब आपको ये नहीं पता, आप ले तो लें, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप कौन सी पोटेंसी में लें, कब तक लें, क्या डोज रिपीटिशन हो। तो यहाँ एक डॉक्टर फिजिशियन का, होम्योपैथिक फिजिशियन का रोल आता है। और इसमें ये भी बताइए सर आप कि थूजा और कौन कौन सी बीमारियों में इस्तेमाल हो सकती है, ताकि लोगों को क्लियर हो कि ये केवल मस्से की दवाई नहीं है। जी जी, थूजा के तो बहुत वाइड वाइड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है, जी। मतलब बहुत सारे, यहाँ तक कि जैसे फीमेल रेमेडी भी है बड़ी स्ट्रॉन्ग, हाँ। एक एंटी फंगल उसका रोल भी रहता है। ठीक है, यहाँ तक कि ट्यूमरस ग्रोथ में भी दी जाती है। ठीक है, बहुत वाइड स्प्रेड उसका रोल है। लेकिन जैसे हम मस्से पे हम अभी बात कर रहे हैं, तो इसमें अगर हम डोज हमें आइडेंटिफाई करने के लिए डॉक्टर का जरूरत पड़ती है। लेकिन जैसे एप्लीकेशन की बात रही, आपको सोचता है कि हम तो अप्लाई करके देख लें पहले भाई, अगर नॉर्मल मस्सा है और डॉक्टर के पास नहीं जाना चाह रहा है, तो आप मदर टिंचर ही हम इसका यूज कर सकते हैं। थूजा क्यू फॉर्म में आती है, थूजा मदर टिंचर, उसको पीना नहीं है बिल्कुल भी, इसको पिया नहीं जाता है ऐसे। तो आप वही, जैसे आप उसको कॉटन के थ्रू आपके वॉट्स कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि आप खुद ट्राई करना चाह रहे हैं, तो उसे पेंट कर लीजिए उससे। जैसे आप डिटॉल लगाते हैं चोट पे, ऐसे रात को जहां जहां वॉट्स हैं उस पे लगा के छोड़ सकते हैं, प्रोवाइडेड कोई सेंसिटिव एरिया नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी आंखों के अराउंड का एरिया, जेनिटल एरिया, वहां पे अगर आप थूजा को अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट, इरिटेशन या कोई अदर स्किन इश्यूज भी आप फेस कर सकते हैं। मतलब सेंसिटिव एरिया पे नहीं लगाना। नहीं लगाना है। और ये भी केवल जनरल है, अगर वहां से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर आपको मतलब अल्टीमेटली आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करके लेना चाहिए। अब इसमें जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं इतने टाइम से कि दवाइयों का एक गाइडेंस मिलना चाहिए। हाँ। तो जैसे थूजा की हमने बात करी, थूजा का जो स्पेसिफिक रोल है, जो सॉफ्ट वॉट होते हैं, पेडिकुलेटेड होते हैं, उभरे हुए वॉट होते हैं, और जो कि आपको सेंसिटिव एरियाज में है, तो वहां पे पोटेंसी के थ्रू थूजा को देना बहुत बेनिफिशियल रहता है। अच्छा। अब कुछ आपने सुना होगा, जब मैं पैरों के मस्से की बात कर रहा था, हार्ड वॉट हो गया एकदम, वो काफी हार्ड होते हैं, पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं क्योंकि हाइपरट्रोफी हो जाती है स्किन की। तो उन वॉट्स के लिए, हार्ड वॉट्स के लिए भी कोई स्पेसिफिक दवा होनी चाहिए। तो होम्योपैथी में एक बड़ी स्पेसिफिक दवा है एंटियम क्रूड। एंटियम क्रूड, उसमें भी हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम तो देखते ही हैं जनरल, लेकिन इसका एक हार्ड वॉट्स में काफी स्पेसिफिक रोल है, और काफी सक्सेसफुली वो हार्ड वॉट्स को सॉफ्ट फॉर्म में भी लाती है और पूरा तरीके से खत्म करने में भी एक रोल प्ले करती है। अच्छा। हमने एक, जैसे अभी अब जेनेटल वॉट्स की हमने बात करी, तो स्पेसिफिक उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, जिसमें कि स्टेफिस एग्रिया 200 पोटेंसी में हम लोग जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं अलॉन्ग विद अदर मेडिसिन। तो वो जेनेटल वॉट्स को हील करने में और पूरा तरीके से छुटकारा देने में बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। अच्छा, लेकिन इसके अलावा जो दवाइयां हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा डॉक्टर से बात करके, डॉक्टर से प्रेस्क्राइब करके ही कंसल्टेंसी के बाद ले, तभी आपको असर होगा। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें मैंने, जैसे हमने अभी डिस्कस करा, ये डिस्कशन हुआ हमारा कि हमें पेशेंट आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है, और एक ही पेशेंट को 2-3 तरीके के वॉट्स भी हो सकते हैं, तो उसके लिए तो उसको एक स्पेशलिस्ट होम्योपैथिक फिजिशियन की जरूरत है, जो कि प्रॉपर मेडिकेशन सेट करे। और आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे खुद कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, आप नॉर्मल वायरस वाले या वॉट से प्रभावित है। मतलब हो सकता है आपके चेहरे पर मस्सा हो, गर्दन में मस्सा हो, और आपके इस एरिया में मस्सा हो। हाँ। वो तीनों मस्से अलग अलग टाइप के भी अलग अलग टाइप के भी, और उन तीनों के लिए दवाइयां भी डिफरेंट। और आप अगर आप एक दवा ले भी रहे हैं, जनरल वॉट्स में आपने कर लिया, अगर आपको अलग डिफरेंट टाइप के मस्से हैं, तो आप उसके लिए जो कॉम्बिनेशन सेट करेंगे उसमें आपको होम्योपैथिक फिजिशियन की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए एक डॉक्टर की सलाह काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हाँ जी। और इसमें मैं ये भी कहूंगा, जो सर ने दवाइयां बताई है, हम ये नहीं कह रहे कि आप जाओ और दवाई खा लो। हम एक खाली आपको जनरल अवेयरनेस के लिए ये बता रहे हैं कि दवाइयां ऐसे इस्तेमाल होती है, ऐसे काम करती है, इसलिए डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बिना दवाइयां लेनी नहीं चाहिए। यहाँ ये नहीं है कि सर आपको डायरेक्ट प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो आप दवाई लें डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्टेंसी के बाद ही। सर इसमें एक लास्ट और बहुत लोगों के लिए एक अहम क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्योंकि लोग मस्से तो कटवा देते हैं, तो कटवाने के बाद निशान रह जाता है। क्या होम्योपैथी दवाइयों से मस्से का निशान भी हट सकता है? बिल्कुल, क्योंकि जो निशान अगर रह गया है कॉटराइज करने के बाद, तो उसमें भी कहीं ना कहीं वायरल का ही रोल रहा है। वो डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन सक्सेसफुली काफी सारे केसों में
जिसमें कि डीप स्कार नहीं बना है, वो बिल्कुल क्लियर करा जा सकता है। हम वायरस को तो रिमूव करेंगे, हाँ। लेकिन जो स्कार टिश्यू रह गया है वो भी मेडिकेशन के थ्रू, अगर प्रॉपर आपने टाइम पे ली है, प्रॉपर डॉक्टर के गाइडेंस के अंदर ले रहे हैं, तो वो पूरा तरीके से स्कार टिश्यूज भी क्लियर हो सकते हैं। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक कि यू। आपने मतलब हमें इतना डिटेल में मस्सों के ट्रीटमेंट के बारे में बताया कि होम्योपैथी में कैसे दवाइयाँ काम करती है, क्या इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन है, कहाँ लोग गलतियां कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी बताई हुई हर एक जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत बेनिफिशियल होगी इस वीडियो को देखने वाले हर उस इंसान के लिए जिसको मस्से है भी और या नहीं भी है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपने काफी कुछ जाना होगा मस्सों के बारे में, और आपकी अवेयरनेस भी बढ़ी होगी कि क्यों आपको मस्से हो रहे हैं और क्या वजह है कि आप सालों से दवाइयां तो खा रहे हैं और बहुत से डॉक्टर्स के पास भी गए लेकिन आपके मस्से ठीक नहीं हो पाए। तो इसलिए मस्सों को हल्के में ना लें और खुद से खुद के डॉक्टर ना बने, प्रॉपर ट्रीटमेंट डॉक्टर से ही लीजिए। तो अगर आप चाहते हैं डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना, वैसे तो आप अपने घर के आसपास या अपने नोन में किसी भी होम्योपैथी डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप सर से चाहते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेना तो सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगी। और आप ये भी बता सकते हैं कि आप स्पेशली सर के साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट की किस बीमारी की वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा समय समय पर सर के साथ उस सारी वीडियोस को कवर किया जाए अलग अलग बीमारियों की, ताकि आप फिट एंड फाइन रह सके, आपकी बॉडी के बारे में आप जान सके और आपको होम्योपैथी की रियल और जेन्युइन इंफॉर्मेशन भी मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।